हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल। लास्ट टाइम हमने प्लांट सेल पढ़ी थी। तो एनिमल सेल होती है, उसकी शेप किस टाइप से होती है। इस टाइप से एनिमल सेल होती है। उस एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि बेटा जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है इसके अंदर। तो जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर एक मेन डिफरेंस आता है प्लांट सेल्स की बजाय। जो एनिमल सेल्स होती है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर 52 से 60% प्रोटीन्स होती है। ठीक है, 40% के आसपास इसके अंदर लिपिड होती है और 2% फैट या अदर कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं। मेनली दो ही मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड। प्रोटीन जो होती है वो 52 से 60% होती है। ठीक है, और जो लिपिड होती है वो 40% होती है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल होती है। ठीक है, यानी कि सेलेक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं इसके अंदर से पास आउट हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो सेल है उसको एग्जैक्ट शेप देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है उसको। मेनली जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो उसके अंदर से तो ऑर्गेनेल्स जो है स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए होंगे इस टाइप से। ठीक है, और इसके अंदर जो सेंटर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है इस टाइप से, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस। इस टाइप से न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। हम जब हमने पढ़ा था प्लांट सेल तो हमने बताया था कि जो वैक्यूल्स का साइज होता है प्लांट सेल के अंदर काफी बड़ा होता है। तो उसकी वजह से जो सेंटर है उसके अंदर प्लेस नहीं मिल पाता उसको, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरी पोजीशन की तरफ था, लेकिन इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है ये इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और ये इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो पॉर टाइप स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पॉर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल टाइप का पोर होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर और जो सेल है उसके अंदर से क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी है उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर एक इस टाइप से डीएनए रैपिड फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन। ये जो क्रोमेटीन होता है इसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है ये, और एक राउंड सी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर इस टाइप से, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन होती है, और जो लिक्विड होता है इसके अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बेटा साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, काफी सारे फैट्स वगैरह, लिपिड जो भी है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, सॉरी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक लिक्विड होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, क्लियर। अब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम।
देखो सेल जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, दो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सेल जो भी होती है उसके दो चीजें होती है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म से क्या हो गया कि जो इनसाइड द सेल न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर की साइड में जो भी लिक्विड होता है उसको बेटा साइटोप्लाज्म बोला जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है इनसाइड द सेल न्यूक्लियस को छोड़ के, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो इनसाइड द न्यूक्लियस लिक्विड होता है, और जो ये वाला जो लिक्विड होता है जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म टोटल लिक्विड होता है इनसाइड द सेल प्लस में इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ये जो सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस क्या करता है? डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है। ठीक है, जो सेल की जो जितनी भी रिएक्शंस होती है सेल के अंदर उन सबको कंट्रोल करता है। इट इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर करता है, सेल को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पूरी सेल का कंट्रोलर सिस्टम होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे क्या होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वो पूरी सेल की जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है अंदर की तरफ, जितनी भी सब कुछ होता है सबको कंट्रोल यही करता है। दूसरे क्या होता है इसके अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में बात की हमने कि डीएनए और आरएनए इसके अंदर होता है। जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्लियर, वो सारी की सारी इसी के अंदर होती है। ये जो हमने न्यूक्लियोलस की बात की है, तो न्यूक्लियोलस जो होता है इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो आपको पता है कि जो राइबोसोम्स होता है उसका भी आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो यही करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अटैच किस टाइप से डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स ही होता है, जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। क्या हो गया हमारे पास? राइबोसोम्स। तो ये तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है इसके अंदर। ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसपे ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हो गई हमारे पास SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे आपको पता है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ वाली पे। तो राइबोसोम्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, और वो होते हैं RNA प्लस RNA प्लस प्रोटीन के बने हुए। ठीक है, अगर आप बात करते हो कि जो RNA होता है वो 3 टाइप का होता है। RNA जो होता है वो 3 टाइप का होता है, rRNA, tRNA और mRNA। तो इसके अंदर rRNA प्लस प्रोटीन जो होती है वो मिलके क्या बनाती है? राइबोसोम्स बनाती है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये दोनों साथ ही रहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया वो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइट प्रोवाइड करती है, जगह देती है, शेल्टर देती है राइबोसोम्स को। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। तो जो प्रोटीन बनाने की जो साइट है वो कौन दे रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो राइबोसोम्स होती हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है रफ, जो राइबोसोम्स होता है वो एक होता है अटैच्ड राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। दूसरे होते हैं फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। अब ये फ्री फ्लोटिंग जो राइबोसोम्स होता है, ये फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होता है, ये क्या काम करता है? ये भी प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसी वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये वो प्रोटीन्स बनाता है जो सेल के अंदर यूज होती है। ठीक है भाई, सेल को ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो जो सेल के अंदर जो यूज होनी है प्रोटीन्स वो बनाएगा फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स, और जो दूसरी सेल के अंदर जाएगी प्रोटीन्स वो कौन बनाएगा? अटैच्ड राइबोसोम्स बनाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को।
अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसके पैरेलल फॉर्म में इस टाइप से इनको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी जो होती है पैरेलल फॉर्म में होती है, तो इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी होती है ये न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ होती है, दूसरा पैरेलल फॉर्म में होती है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है इसका काम होता है कि जो प्रोटीन्स बनाता है राइबोसोम्स, वो अगर ट्रांसपोर्ट होनी है दूसरी सेल्स के अंदर, ठीक है, तो अगर बना दिया तो इस टाइप से पड़ी रहेगी वो। तो ये क्या करता है कि जो गोल्जी बॉडी होती है प्रोटीन्स को पैक करता है, ठीक है। प्रोटीन्स को पैक करने का काम करता है कि जो अगर प्रोटीन पैक हो गई तो प्रोटीन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रकार से पैक होकर यहाँ साइड में रहेगी, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा दूसरी सेल्स के अंदर वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़ा है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं रिलीज करता है गोल्जी बॉडी, कुछ सेल के ऑर्गेन्स जो होते हैं उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेन्स होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका काम क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है इसको कि ये क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उस फूड को ये क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है ये, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन करता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास CO2 मिलती है प्लस वाटर मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये एनर्जी जो होती है इसका फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये सेल को क्या देता है एनर्जी देता है, इसी वजह से इसको बोल दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल को इसको क्या कहा है पावर हाउस, जिसको बोलते हैं ऊर्जा घर, ठीक है। तो सेल के लिए जो एनर्जी बनाता है वो कौन बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, इसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर हो जाती है, ठीक है। क्लियर। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अलावा और भी काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या काम करता है कि जो लाइसोसोम्स होता है इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स डेड हो गया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात कर रहे हैं तो ये बात नहीं है, कई बार डाउट होता है किसी को कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डेड हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया डेड होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डेड होने के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा इसको माइटोकॉन्ड्रिया पे, उसको डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि ये मरने के बाद डेड होने के बाद एज ए वेस्ट ही रहेगा, अगर ये सेल के अंदर रहेगा इनसाइड द सेल रहेगा, तो इस पे जो लाइसोसोम होता है ये इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। जब डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर रिलीज करता है ये, तो ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कई पूछते हैं कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हो गया तो एनर्जी कौन देगा, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सिंगल नहीं होता, सेल के अंदर काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है डाइजेस्ट करना डेड ऑर्गेनेल्स को, प्रकार से क्लीनर होता है ये, तो इसलिए इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये जो डाइजेस्ट करता है ना किसी ऑर्गेनेल्स को तो खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है, खुद मर जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि सुसाइड करने वाला, अपने आप सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा बेटा काफी सारे, पहली बात है कि जो वैक्यूल्स होती है, अभी जो वैक्यूल्स होती है इसका साइज बहुत स्मॉल होता है एनिमल सेल के अंदर, या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, दूसरा या अगर प्रेजेंट होती है तो वैक्यूल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है। वैक्यूल्स क्या करती है स्टोरेज का काम करती है, कि प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो बहुत स्मॉल साइज के अंदर मिलेगी। इसका काम क्या होता है सिर्फ स्टोरेज का होता है और एलिमिनेशन में भी हेल्प करती है 1% तक, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि इसके अंदर पतले पतले फाइबर्स टाइप में होते हैं सेल के अंदर, जो इस सेल को एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं,
ठीक है, जिसको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल सकते हो। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि जो सेल को एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। एक प्रकार के फाइबर लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं ये, जो इसको एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि सेल के अंदर स्पेसिफिक टाइप के इस टाइप से सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जिसको आप सेंट्रोसोम भी बोल सकते हो। अभी जो सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है कि सेंट्रियोल जो होता है इसके अंदर जब सेल डिवाइड करती है, सेल पहले ग्रोथ करती है और एक सेल से दो सेल बनती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस टाइप से हो रही है? सेल डिवीजन की वजह से सेल ग्रोथ कर रही है, डिवाइड कर रही है, और आपकी बॉडी के अंदर जो मास है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या करता है कि सेल डिवाइड करती है वो सेंट्रियोल की हेल्प से करती है। तो सेंट्रियोल क्या हो गया कि जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो उसके अंदर ये सेंट्रियोल हेल्प करता है। ठीक है, अगर सेंट्रियोल किसी सेल के अंदर नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स होती है उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से सेंट्रियोल की एब्सेंट की वजह से वो डिवाइड नहीं कर सकती सेल, नर्व सेल्स हो। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो इसमें बेटा एक बात आती है कि क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, उस डिफरेंस से पहले एक चीज बता देता हूं मैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इस फॉर्म में होती है, इसको आप विलाई बोलते हो। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट या वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसके सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए इसकी वजह से, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे इस टाइप से होती है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जैसे कोई प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आ गया तो इनसाइड द सेल जो जाएगा ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये हेल्प करती है। ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर देती है ये। तो बेटा ये होता है क्या हमारा पास एनिमल सेल का। अगर आप डिफरेंस की बात करते हो कि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर और प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है। बेटा एक तो आ गया कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो एक हो गया कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। दूसरा क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर सेंटर के अंदर होता है और उसके अंदर सेंटर के अंदर नहीं होता। वैक्यूल्स का साइज इसमें काफी बड़ा था, इसके अंदर वैक्यूल्स का साइज बहुत कम होता है या फिर ये एब्सेंट होती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आ रहा होगा, तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये मेन बेसिक डिफरेंस होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।